नमस्कार। कभी सोचा है कि गर्मी में दूध को अगर बाहर छोड़ दें तो क्या होता है? फट जाता है। हाँ, या फिर लोहे की कोई चीज नमी में रह जाए तो उस पे एक लाल सी परत क्यों जम जाती है? जंग लग जाता है। बिल्कुल। या जो खाना हम खाते हैं पेट में जाकर उसका क्या होता है? इन सब अलग अलग सवालों का एक ही जवाब है। रासायनिक अभिक्रिया। एकदम सही। और आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान के इसी पहले और सबसे जरूरी अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पर गहराई से बात करेंगे। जी, और हमारा मकसद यहाँ रटना बिल्कुल नहीं है। हम इन अवधारणाओं को समझेंगे। आज हम दो मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एक कि ये रासायनिक अभिक्रिया असल में है क्या, और दूसरा ये कि रसायन विज्ञान की जो भाषा है यानी समीकरण, उन्हें कैसे लिखा और सबसे जरूरी संतुलित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो 9वीं कक्षा से जुड़ा है। दुनिया में बदलाव कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से दो तरह के, भौतिक और रासायनिक। हाँ, जैसे अगर मैं एक कागज को फाड़ दूं तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। उसका आकार बदला पर रहा तो वो कागज ही। बिल्कुल। पर अगर मैं उसी कागज को जला दूं तो वो राख बन जाएगा, धुआं निकलेगा, उससे वापस कागज तो नहीं बन सकता। और बस यहीं से रासायनिक अभिक्रिया की कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बनाते हैं। नया पदार्थ जिसके गुण पहले वाले से एकदम अलग हो। हाँ, एकदम अलग। पुराने बंधन टूटते हैं, नए बनते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो जो स्कूलों में अक्सर दिखाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाना। ओहो, मुझे याद है, वो तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। हाँ, तो सोचिए आपके पास मैग्नीशियम है, एक चमकदार धातु, और हवा में है ऑक्सीजन, एक गैस। जब आप उसे जलाते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफेद पाउडर है। मतलब एक धातु और एक गैस ने मिलकर एक पाउडर बना दिया। गुणों में इतना बड़ा बदलाव। यही गुणों का, यही कायापलट ही रासायनिक अभिक्रिया की असली पहचान है। ठीक है, तो नया पदार्थ बनना सबसे बड़ा सबूत है। पर हर बार तो हम किसी चीज को मतलब जांच कर नहीं देख सकते। क्या कुछ बाहरी संकेत भी होते हैं जिनसे हमें पता चले कि कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हर अभिक्रिया अपने होने के कुछ निशान छोड़ती है। आप इन्हें सबूत कह सकते हैं। अच्छा, क्या है वो निशान? आमतौर पर 4 मुख्य निशान होते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें हैं जी। वो मिलकर पानी बनाती हैं जो एक द्रव है। गैस से द्रव बन गया। दूसरा शायद रंग बदलना होगा, जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। एकदम सही। या फिर कॉपर सल्फेट का नीला घोल होता है, उसमें आप लोहे की कील डाल दें तो वो धीरे धीरे हरा होने लगता है। अच्छा। ये रंग बदलना साफ संकेत है कि अंदर कुछ नया बन रहा है। तीसरा संकेत है गैस का निकलना। जैसे बुलबुले उठना। हाँ, जैसे जिंक के टुकड़ों पर आप एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। और चौथा है तापमान में बदलाव। रुकिए, यहां एक सवाल है। पानी गर्म करने पर भी तो तापमान बदलता है, पर वो तो एक भौतिक परिवर्तन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तापमान बदलना हमेशा एक रासायनिक अभिक्रिया का ही संकेत है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आप सही कह रहे हैं। अकेला कोई भी संकेत हमेशा निर्णायक नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में तापमान अपने आप बदलता है। अपने आप मतलब आपने उसे गर्म नहीं किया। जैसे आप छूने में पानी मिलाइए, बर्तन खुद ब खुद खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। ये गर्मी अभिक्रिया के अंदर से पैदा हो रही है। समझ गया। तो इन 4 संकेतों में से अवस्था बदलना, रंग बदलना, गैस निकलना या तापमान में बदलाव, कोई एक भी दिखे तो हम मान सकते हैं कि शायद कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हाँ, ये एक मजबूत इशारा है। ठीक है, ये संकेत तो हमें बताते हैं कि कुछ हुआ। पर अगर हमें ठीक ठीक बताना हो कि क्या हुआ, तो पूरा वाक्य लिखना कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये तो बहुत लंबा तरीका है। हाँ, और वैज्ञानिक थोड़े आलसी होते हैं। उन्हें हर चीज संक्षिप्त और सटीक चाहिए। तो यहीं पर समीकरणों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। पूरी कहानी को एक छोटे से वाक्य में लिखने का तरीका ही समीकरण है। इसका पहला कदम है शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एकदम सही। इसमें जो बाईं तरफ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो है अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। हाँ, और जो दाईं तरफ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये तो सरल है,
लेकिन विज्ञान तो पूरी दुनिया में एक जैसा है, अलग अलग भाषाओं में तो नाम अलग अलग होंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। इसीलिए हम दूसरे और सबसे जरूरी स्तर पर आते हैं, शब्दों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल। मतलब उनके प्रतीक, सिंबल्स। जी, तो अब हमारा समीकरण बन जाता है Mg+O2 इसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। मतलब अभिक्रिया का बस एक ढांचा। ढांचा तो ठीक है, पर इसमें मुझे एक गड़बड़ दिख रही है। बताइए क्या? तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, लेकिन दाईं ओर MgO में सिर्फ एक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु। कहाँ गया? ये तो हिसाब में धोखाधड़ी लग रही है। और आपने रसायन विज्ञान के सबसे बड़े नियम को पकड़ लिया है। ये धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक अधूरा समीकरण है, और इसे पूरा करने की जरूरत ही हमें उस नियम तक ले जाती है जिसने कीमिया को रसायन विज्ञान बनाया। आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी हाँ, इसे एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब सीधी सी बात है, कुछ भी हवा में गायब नहीं हो सकता। बिल्कुल। सरल शब्दों में, जितने परमाणु अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक उतने ही परमाणु हमें उत्पाद में भी मिलने चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। अच्छा, तो इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस करना पड़ता है ताकि हिसाब बराबर रहे। यही इस नियम का सार है, और इसी हिसाब बराबर करने की प्रक्रिया को कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए इस हिसाब को बराबर करते हैं। हमारे अधूरे समीकरण से ही शुरू करते हैं। Mg+O2 MgO। ठीक है, इसे संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल कहते हैं, मतलब अंदाजा लगाकर सही करने की कोशिश। अच्छा, पहला कदम है दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती करना। तो बाईं ओर एक मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, और दाईं ओर एक मैग्नीशियम और 1 ऑक्सीजन। साफ है कि ऑक्सीजन का हिसाब गड़बड़ है। तो दाईं ओर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या हम MgO को MgO2 लिख सकते हैं? नहीं, और ये सबसे जरूरी नियम है। हम किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र कभी नहीं बदल सकते, वो उसकी पहचान है। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO2 कुछ और ही होगा। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? हम सूत्र नहीं बदल सकते, पर हम पूरे यौगिक के आगे एक संख्या लगा सकते हैं जिसे गुणांक या कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ गया। तो हम MgO के आगे 2 लगा देंगे, समीकरण हो जाएगा Mg+O2 2MgO। बहुत अच्छे। अब फिर से गिनिए। अब दाईं ओर 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम का हिसाब बिगड़ गया। यही हिट एंड ट्रायल का मजा है। एक चीज ठीक करो तो दूसरी पर असर पड़ता है, पर अब ये आसान है। हाँ, अब बाईं ओर मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हम बस Mg के आगे 2 लगा देंगे। तो अंतिम समीकरण क्या हुआ? 2Mg+O2 2MgO। अब जांचते हैं। बाईं ओर 2Mg, दाईं ओर 2Mg, बाईं ओर 2O, दाईं ओर 2O। हिसाब बराबर? बिल्कुल। अब लेवेजिया का नियम संतुष्ट है। ये तो काफी सीधा था। एक थोड़ा मुश्किल उदाहरण लेते हैं जो अक्सर किताबों में होता है। लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया Fe+H2O gives Fe3O4+H2। यहां तो मामला काफी उलझा हुआ है। हाँ, ये एक अच्छी चुनौती है। एक सामान्य नियम है कि सबसे पहले उस यौगिक से शुरू करें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हैं। तो यहां वो Fe3O4 है। इसमें 3 लोहे के और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक, तो इसी से शुरू करते हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो बाईं ओर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे? हमें H2O के आगे 4 लगाना होगा। तो ये बन जाएगा Fe+4H2O gives Fe3O4+H2। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। पर अब हाइड्रोजन का क्या हुआ? बाईं ओर हाइड्रोजन 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए, जबकि दाईं ओर सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं, अब दाईं ओर हाइड्रोजन को 8 कैसे करेंगे? हम H2 के आगे 4 लगा देंगे, तो 4H2 हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब समीकरण है Fe+4H2O gives Fe3O4+4H2। अब क्या बचा? अब सिर्फ लोहा बचा। दाईं ओर Fe3 में 3 है और बाईं ओर सिर्फ 1 है। ये तो आसान है, बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं।
तो अंतिम संतुलित समीकरण क्या बना? 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब एक बार आखिरी जांच। बाईं ओर 3Fe 8H4O, दाईं ओर 3Fe 8H4O। ये पूरी तरह से संतुलित है। देखा, ये वाकई एक पहेली की तरह है और हर संतुलित समीकरण प्रकृति के एक नियम का पालन करने की कहानी कहता है। संतुलन तो समझ आ गया, लेकिन क्या एक समीकरण हमें इससे भी ज्यादा जानकारी दे सकता है? मतलब इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक अच्छा समीकरण सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या और कितना, बल्कि ये भी बताता है कि किस हाल में। किस हाल में से आपका क्या मतलब है? मतलब अभिकारक और उत्पाद ठोस है, द्रव है या गैस। इसके लिए हम कोष्ठक में कुछ संकेत लिखते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। मैंने एक और संकेत देखा है, AQ। इसका क्या मतलब होता है? AQ का मतलब है जलीय विलयन या एक्वियस सॉल्यूशन। जब कोई चीज पानी में घुली हुई हो, जैसे नमक का घोल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई अभिक्रियाएं सिर्फ घोल में ही होती हैं। तो अगर हम अपने लोहे वाले समीकरण को इन संकेतों के साथ लिखें तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा और ये उसकी पूरी कहानी बता देगा। 3FeS plus 4H2OG goes to Fe3O4S plus 4H2G। एक मिनट, आपने पानी H2O के आगे L यानी द्रव नहीं लिखा, बल्कि G यानी गैस लिखा है। ऐसा क्यों? और यही छोटी छोटी बातें एक समीकरण को इतना शक्तिशाली बनाती हैं। ये जी हमें बता रहा है कि ये अभिक्रिया ठंडे पानी से नहीं होती, लोहा भाप यानी स्टीम से अभिक्रिया करता है। अच्छा, तो ये एक अक्षर पूरी शर्त बता रहा है। कमाल है जी। तो आज हमने जो समझा वो सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये तो असल में प्रकृति की भाषा का व्याकरण है। हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसे कैसे पहचानते हैं, और सबसे जरूरी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण समीकरण को संतुलित करना क्यों एक वैज्ञानिक अनिवार्यता है। बिल्कुल, ये साइकिल चलाना सीखने जैसा है। कुछ अभ्यास के बाद आप आसानी से कर लेते हैं। हाँ, और ये भाषा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर में खाना पचने से लेकर बैटरी के काम करने तक हर जगह संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं का ही खेल है। ये सोचना ही अद्भुत है। तो आज हमने अभिक्रियाओं को लिखना सीखा, पर एक सवाल मन में आता है, क्या सभी अभिक्रियाएं एक ही तरह की होती हैं या उनके भी अपने प्रकार होते हैं? यही तो असली मजा है। कुछ अभिक्रियाओं में चीजें जुड़ती हैं, कुछ में टूटती हैं, कुछ में एक ताकतवर दूसरे कमजोर को उसकी जगह से हटा देता है।